गुड मॉर्निंग क्लास। कल अपन करंट अफेयर्स नोट कर रहे थे। उसमें लास्ट में हमने एक पॉइंट नोट किया था, एक भारत की रक्षा खरीद में स्थिति के बारे में, सैन्य खर्च के बारे में। उसमें आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड खोजा। सैन्य खर्च के मामले में प्रथम स्थान पर कौन है, द्वितीय कौन है, तृतीय कौन है? हमने लास्ट में एक पॉइंट नोट किया था ना कि भारत की स्थिति चौथे नंबर पर है सैन्य खर्च के मामले में। भारत की स्थिति चौथे नंबर पर है। पहला, दूसरा, तीसरा आपने शायद पूछा था, मैंने कहा था उसको नोट करना। खोजा आपने? नोट कर लो इसको। अच्छा, कौन इसको जारी करता है ये पता है? सिप्री नाम की संस्था है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसमें नोट कीजिएगा लेटेस्ट जो 2023 के आंकड़े हैं उसके हिसाब से सैन्य खर्च के मामले में प्रथम है यूएसए, यूएस, इस तरीके से करके चौथे नंबर पर भारत। ठीक है, सबसे पहला है यूएसए, फिर चाइना या चीन, थर्ड है रशिया या रूस, और लास्ट में भारत या इंडिया। अमेरिका, चीन, रूस, भारत। अब इसमें 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। वैसे जनरली यही चीज़ पूछा जाता है कि सैन्य खर्च के मामले में भारत की स्थिति क्या है। ये तो है ओवरऑल डिफेंस एक्सपेंडिचर, भारत अपने बजट में जितना बजट व्यय करता है सैन्य खर्च के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक है, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा एक पॉइंट है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है और कौन सबसे ज़्यादा हथियार बेचता है। हथियार का इंपोर्ट और हथियार का एक्सपोर्ट, आर्म्स इंपोर्ट और आर्म्स एक्सपोर्ट, ये दोनों प्रश्न भी जनरली पूछे जाते हैं कि इसमें अगर भारत की स्थिति किसी मेजर रैंक पर है तो, वरना यहाँ से प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सैन्य खर्च मतलब अपने बजट में से अपने जीडीपी का कितना हिस्सा कोई देश व्यय करता है अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने नोट किया, सैन्य खर्च के मामले में भारत की स्थिति चौथे नंबर पर है, यूएस, चीन, रूस और चौथा भारत। नेक्स्ट लिखिएगा आर्म्स इंपोर्ट या हथियार खरीद। आर्म्स इंपोर्ट, हथियार खरीदी में कौन सा प्रथम स्थान पर है? इसमें लिखिएगा इसी तरीके से सीक्वेंस में लिखिए। सबसे पहला है इंडिया, हथियार खरीदी के मामले में सबसे बड़ा आयातक देश है इंडिया। सेकंड है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब। तीसरा है कतर और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। हथियार खरीदी के मामले में भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आर्म्स एक्सपोर्ट, हथियार बेचने के मामले में कौन प्रथम है? अमेरिका। इसमें लिखिएगा अमेरिका, सेकंड रूस, फिर फ्रांस और लास्ट में है चीन। अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन, ये हैं आर्म्स एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज। ठीक है, तो सैन्य खर्च के मामले में भारत की स्थिति चौथे नंबर पर है और हथियार खरीदने के मामले में प्रथम स्थान पर है। ये दोनों डेटा इंपॉर्टेंट है। जहां जहां पे भारत की पोजीशन इस लिस्ट में इंक्लूडेड है, टॉप 3-4 में, वहां पर भारत की स्थिति महत्वपूर्ण है और यहां से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। सैन्य खर्च के मामले में चौथा, हथियार खरीदी के मामले में प्रथम स्थान पर। ठीक है, तो कल हमारा ये करंट अफेयर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया था और आज हमको अपना इकोनॉमी कंटिन्यू करना है।
इकोनॉमी में लास्ट हमने कहाँ पे नोट किया था, 5 ईयर प्लान्स कंप्लीट हो गया था क्या, 5 ईयर प्लान्स, फिर प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, नीति आयोग हो गया था। नीति आयोग के बारे में सिर्फ उतनी चीज़ें आपको नोट करनी थी कि इसका गठन कब हुआ था, अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, सीईओ कौन है, ठीक है। और वैसे इसकी सामान्य जानकारी के मतलब अगर फैक्चुअल डेटा को छोड़ दे तो कॉन्सेप्चुअल में आपको मेंस वगैरह में प्रश्न पूछे जाते हैं कि नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर है, ठीक है। तो योजना आयोग जो है वो कंट्रोल रखता था थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर भी, मतलब खर्च किस तरीके से होगा इस पर भी प्लानिंग रखता था। दोनों ही सलाहकारी संस्था है, लेकिन योजना आयोग थोड़ा सा कंट्रोल रखता था फाइनेंस कमीशन के अंदर, लेकिन जो नीति आयोग है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, वो एक नाम मात्र की संस्था है, ठीक है। मतलब और कमज़ोर कर दिया गया है प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग था और नीति आयोग बिल्कुल वीक एक संस्था है, नाम मात्र की संस्था कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक संस्था थी जो कि प्लानिंग कमीशन को भी कंट्रोल करता था, उसको भी उसी में ही नोट कर लीजिएगा, एक दो लाइन इसके बारे में नोट कीजिएगा। NDC 5 ईयर प्लान्स में आपने सारे के सारे 5 ईयर प्लान्स नोट किए थे, उसके बाद में प्लानिंग कमीशन, उसके बाद में नीति आयोग, और प्लानिंग कमीशन से ही संबंधित एक संस्था थी NDC या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक, इसका काम क्या था इसको सुन लीजिएगा। अच्छा ये बताइएगा कि प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था? 1950, 51 या 52? 1950 में। 1950 से लेकर के 1952 तक प्लानिंग कमीशन के ऊपर कोई भी मतलब कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं थी, ठीक है। इस वजह से प्लानिंग कमीशन में कई सारी अनियमितताएं आ गई थी, मतलब चाहे वहाँ पे नियुक्ति से संबंधित हो या फिर उनके कार्यकारी जो उद्देश्य हैं उससे संबंधित हो, तो प्लानिंग कमीशन बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए एक संस्था गठन किया गया था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स है, इसको नोट कीजिएगा। सबसे पहला इसका गठन, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसमें पहला पॉइंट है इसका गठन 6 अगस्त 1952। इसमें 2 पॉइंट्स हैं जहां से प्रश्न पूछे गए हैं, एक तो इसके गठन का वर्ष और दूसरा इसके अध्यक्ष के बारे में, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा अध्यक्ष या पदेन अध्यक्ष। प्लानिंग कमीशन में कौन थे अध्यक्ष, मतलब पदेन अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री, यहां पर भी प्रधानमंत्री, पदेन अध्यक्ष या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्रधानमंत्री, पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री। जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा वो प्लानिंग कमीशन का भी और NDC दोनों का ही अध्यक्ष हो जाएगा। सबसे पहले इसका गठन और उसके बाद में इसमें पदेन अध्यक्ष या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होने का मतलब क्या होता है? बाई वन गेट वन टाइप का। कोई व्यक्ति एक पद में अपॉइंट हुआ है, दूसरा पद उसको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, पहले पद में होने की वजह से उसे दूसरा पद भी फ्री में मिल जाता है, उसको कहा जाता है एक्स ऑफिशियो या पदेन अध्यक्ष होना। किसका उद्देश्य? NDC का। हाँ नोट करेंगे, कंटिन्यू इसको नोट करें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इसके सदस्य, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा सदस्य। सभी राज्य के मुख्यमंत्री, सदस्य में डैश करके लिखिएगा, सभी राज्य के मुख्यमंत्री तथा सभी केंद्रीय मंत्री, सेंट्रल लेवल पर जितने भी मिनिस्टर्स हैं सभी इसके सदस्य होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसके कार्य, गठन हो गया, अध्यक्ष हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसके कार्य, सदस्य के बाद में इसमें लिखिएगा कार्य। कार्यों में 2-3 पॉइंट है। कार्य में सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना।
पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना। नेक्स्ट पॉइंट है योजनाओं के क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करना। ग्राउंड लेवल पर कोई प्लान कैसे इंप्लीमेंट होगा, क्या क्या स्टेप्स होंगे, वो सारा चीज़ बताने का काम करता था। योजनाओं के क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करना। नेक्स्ट पॉइंट है लक्ष्य प्राप्ति हेतु संसाधनों का बेहतर उपयोग। लक्ष्य प्राप्ति हेतु संसाधनों का बेहतर उपयोग। ठीक है, ये हमारे 5 ईयर प्लान्स और उससे संबंधित संस्थाएं हैं। नहीं, 2017 में जो लास्ट था ख़त्म हो गया, उसके बाद में कोई भी 5 ईयर प्लान लागू नहीं है। ठीक है, बताते चलना कौन कौन सा 5 ईयर प्लान हमने देखा था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? 1950 से था, 51 से था, 52 से, 51 से लेकर के 56 तक। सेकंड 5 ईयर प्लान 56 से लेकर के 61 तक, 61 से लेकर के 66, ये सेकंड, ये थर्ड, और बीच में एक प्लान गैप आया था 66 से लेकर के 69 तक। फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान 69 से लेकर के 74 तक। फिर नेक्स्ट 74 से लेकर के 79 तक होना था, पर कब किसको ख़त्म किया गया? 78 में ही ख़त्म कर दिए। फिर एक प्लान गैप आया 1978 से लेकर के 80 तक में। नेक्स्ट 80 से लेकर के 85 तक। फिर 85 से लेकर के 90 तक। फिर एक प्लान गैप आया 90 से लेकर के 92 तक। उसके बाद में 92 से लेकर के 97, उसके बाद तो कोई भी गैप नहीं था। 97 से लेकर के 2002, फिर 2002 से लेकर के 7 तक, फिर 7 से लेकर के 12 तक, और 12 से लेकर के 17 तक। ये हमारा लास्ट 12वां 5 ईयर प्लान था। ठीक, इसमें 3 प्लान गैप हैं। एक एक के बारे में याद रखिएगा, पहला कब से कब तक था, दूसरा और तीसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, एक नया चैप्टर। हेडिंग डालिएगा मुद्रा और मुद्रास्फीति। करेंसी एंड इन्फ्लेशन। मुद्रा और मुद्रास्फीति। करेंसी एंड इन्फ्लेशन, मुद्रा और मुद्रास्फीति। सबसे पहले ये बताइएगा कि मुद्रा क्या होता है। आप क्या समझते हैं मुद्रा से? पैसा। सिर्फ पैसा को ही मुद्रा कहा जाता है? रुपया, रुपया, पैसा, आना, इसको भी मुद्रा कहा जाता है। और डॉलर, ये सब को भी मुद्रा कहेंगे। मतलब ये तो किसी देश की जो सरकार है उसने आधिकारिक तौर पर कहा है कि ये उस देश की मुद्रा होगी। क्या मुद्रा का दायरा इतना सीमित है कि मतलब सिर्फ उस देश की सरकार के द्वारा जो जारी किया गया उसी को ही मुद्रा कहते हैं? मुद्रा के दायरे में मतलब और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? कोई कीमती वस्तु,
ठीक। सोना चांदी, इसको भी इसमें लिखिएगा मुद्रा। सबसे पहला इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख लीजिएगा, मुद्रा का मतलब क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा मुद्रा और डैश करके लिखिएगा। मुद्रा का अर्थ, मुद्रा का अर्थ उन सभी वस्तुओं से है। मुद्रा का अर्थ उन सभी वस्तुओं से है जो भुगतान के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जा सके। भुगतान के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जा सके। अब इसमें थोड़ी सी और क्लैरिटी आ गई। भुगतान के माध्यम में क्या क्या यूज कर सकते हैं अभी बताओ। एक तो हो गए आपके नोट और सिक्के, तो हो ही गए, नोट हो गए, सिक्के हो गए। इसके अलावा और कोई चीज़ है जिसको भुगतान के माध्यम के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम में एक चीज़ लेकर के जो दूसरे चीज़ मतलब दिया जाता था, वो भी आपके मुद्रा के रूप में, जैसे कि पहले पशु को मुद्रा के रूप में यूज़ करते थे, गाय हो गए, बकरी हो गए, इनको भी मुद्रा के रूप में यूज़ करते थे। ठीक है। इसके अलावा जब हम हड़प्पा सभ्यता देखते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के टाइम में मुद्राएं जो होती है वो कह सकते हैं कि सील के फॉर्म में होती थी। उसको सेल खड़ी या शैल खड़ी बोलते थे। सेल खड़ी इस टाइप की मुद्राएं होती थी जिसको कि मतलब पत्थर या फिर किसी ऐसी मिट्टी की ऐसी वस्तु पर कोई सील लगा दी जाती थी, मुहर लगा दी जाती थी, और वो हमेशा मुद्रा के रूप में काम आती थी। ठीक है। तो ऐसी वस्तुएं जो कि लेन देन के माध्यम के रूप में उपयोग की जा सके, वो सभी मुद्रा कहलाती हैं। ठीक है। इसमें लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा इसमें हाँ, भुगतान के माध्यम के रूप में, जैसे कि नोट या सिक्के तो हम जनरली यूज करते हैं। बाजार से हमको शक्कर लेना है, नोट या सिक्के लेके गए, उसने जो मूल्य बताया उतना मूल्य हम पे करेंगे, और हाँ भुगतान करने का मतलब पे करना। ठीक है। उतना मूल्य आपने पे किया और आपको सामान दे देगा। लेकिन सपोज इसका कॉन्सेप्ट जब नहीं आया था, उस समय भी तो लोग खरीदते बेचते थे। कैसे खरीदते थे? किसी व्यक्ति के पास एक गाय है, अब इस गाय का उन लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू लगा लेते थे। मान लीजिए एक गाय का वैल्यू 10 बकरी लगा लिए, तो किसी को बकरी की नीड है तो क्या करेगा, ये अपनी एक गाय दे देगा, उससे 10 बकरी ले लेगा। ये भी तो खरीदी का एक तरीका हो गया। ठीक है। तो इसी को हम कह रहे हैं कि कोई भी चीज जो भुगतान के माध्यम के रूप में उपयोग की जा सके। ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा कोई मुद्रा, नेक्स्ट पॉइंट, कोई मुद्रा तभी कानूनी रूप से स्वीकार की जाएगी, कोई मुद्रा तभी कानूनी रूप से स्वीकार की जाएगी जब वह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। जब वह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। जब वह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। 2016 के बाद हम लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास 500, 1000 के नोट रह गए थे, पुराने नोट, पर उसको यूज़ कर सकते थे क्या, मतलब एक टाइम के बाद में। ठीक है। पहले तो सरकार का जब मान्यता प्राप्त था तब तक यूज़ होता था। जैसे ही सरकार ने अपना हस्तक्षेप वहाँ से, मतलब अपना सिक्योरिटी वहाँ से हटा लिया, उसके बाद में वो नोट सिर्फ कागज़ के टुकड़े रह गए थे। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जब तक सरकार की मान्यता प्राप्त है तभी तक वो वस्तु या वो जो मुद्रा है वो कानूनी रूप से वैध कहा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भारत में प्रथम मुद्रा कानून, भारत में प्रथम मुद्रा कानून 1835 में, 1835, भारत में प्रथम मुद्रा कानून 1835 में गवर्नर जनरल
गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के समय लाया गया। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के समय लाया गया। ठीक है, ब्रिटेन या दूसरे जो यूरोपीय देश थे वहां पर मुद्रा का प्रचलन काफी पहले से और सिस्टमेटिक तरीके से चालू हो गया था, पर भारत में इसमें कई सारी अनियमितताएं थी, उसको दूर करते हुए एक मुद्रा कानून लाया गया था। हाँ, ये आएगा आगे, मतलब किस तरीके से रुपया इवॉल्व हुआ और कैसे कैसे इसमें मतलब डॉलर की तुलना में इसमें कमी आती गई, इसका जिक्र आगे मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट, हाँ, नहीं, इसका कोई ऐसा एक फिक्स बॉर्डर लाइन आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हिस्ट्री में कोई भी एक डेट मतलब कभी ऐसा नहीं आया कि जैसे कि आज के समय तो कोई एक मैसेज होता है, जैसे कि मोदी जी ने एक सर्कुलेट कर दिया न्यूज़ कि एक फिक्स डेट के बाद से ये नई मुद्रा वैध होगी, पुरानी मुद्रा अवैध हो जाएगी। पुराने समय में ऐसा कोई सर्कुलेशन का तरीका नहीं होता था कि कोई राजा महाराजा एक दिन घोषित कर दे और उस दिन से मुद्रा घोषित किया माना जाएगा, उससे पहले कोई दूसरी मुद्रा चल रही होगी। ठीक है, तो एक कंटिन्यू इवोल्यूशन का प्रोसेस होता है कि धीरे धीरे कुछ लोगों ने वो मुद्रा स्टार्ट की होगी, वो मुद्रा को राजा ने एक्सेप्टेंस दी होगी, अपना सपोर्ट दिखाया होगा, उसके बाद वो मुद्रा बाजार में सामान्य रूप से लागू हो गई होगी। ठीक है, तो कोई एक ऐसा फिक्स डेट नहीं है, कुछ फिक्स ईयर मिल जाएंगे, कुछ दशक मिल जाएंगे कि इस समय में ये मुद्रा जो है वो भारत में प्रचलित होनी शुरू हो गई थी। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा, जैसे कि हिस्ट्री में आप बहुत सारे राजाओं के समय में पढ़ेंगे कि अलग अलग समय में उन्होंने मुद्रा का प्रचलन किया, फिर नए राजा आए, उन्होंने उस मुद्रा को छोड़ करके अपनी नई मुद्रा निकाल दी। उस तरीके से मुद्रा का ये सबसे पहले जानना समझना जरूरी है कि मुद्रा का इवोल्यूशन, मुद्रा का यूज क्यों शुरू हुआ होगा। ये जो हमने एग्जाम्पल देखा कि आपको गाय दे करके बकरी ले लिए, बकरी दे करके गाय ले लिए, ये तो तब की कंडीशन हो गई जब सामने वाले को बकरी की नीड है ना। गाय जिसके पास है उसको बकरी की नीड है, तब वो बकरी ले सकता है। लेकिन अब सपोज गाय जिसके पास है उसको आलू की नीड है, तब क्या करेगा वो? आलू वाले को खोजते रहेगा। जब तक उसको आलू वाले नहीं मिलेगा तब तक इसका भी पर्पस सर्व नहीं होगा, इसका भी पर्पस सर्व नहीं होगा। उसको आलू बेचना था पर उसको खरीदार नहीं मिल रहा है। ठीक है, गाय वाले को आलू नहीं मिल पा रहा है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, दोनों को मिलना जरूरी है कि किसको किसकी नीड है, उन दोनों का आपस में मिलना जरूरी हो जाएगा। इस चीज को, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए क्या कहा गया कि एक ऐसा सिस्टम जिसको कि हम अभी मुद्रा कहते हैं, एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसी चीज, एक ऐसी वस्तु का निर्माण कर लिया जाए जो कि दोनों के लिए यूजफुल हो। वो गाय बेच करके मुद्रा ले ले और उस मुद्रा से चाहे कुछ भी खरीदे। ठीक है, गाय, उसके पास जो मुद्रा है वो सभी एक्सेप्ट करें, चाहे वो आलू खरीदना चाहे, बकरी खरीदना चाहे या कुछ भी और खरीदना चाहे। ठीक, ये जो मुद्रा है वो वैधानिक या यूं कह सकते हैं कि जिस भी एरिया में चल रही है वहां पर इसका सामान्य रूप से एक्सेप्टेंस है। जैसे कि वर्तमान में हम जो अपने नोट्स या सिक्के देखते हैं, आप किसी भी दुकान में जाएंगे हर जगह उसको मतलब उसको वैलिडिटी प्राप्त रहेगी। तो ये जो सामान्य रूप से कहीं भी उपयोग किया जा सकता है, ऐसी चीज को हम आज के समय में मुद्रा कहते हैं। और इसका इवोल्यूशन या इसका कॉन्सेप्ट क्यों आया हो गया? इस प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, एक व्यक्ति के पास जो वस्तु है उसको एक्सचेंज करने के लिए दूसरे व्यक्ति के पास वो वस्तु होनी चाहिए जो चाहता है, और दोनों को ही उस मतलब एक दूसरे के पास जो वस्तु है उसकी नीड होनी भी चाहिए। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, खत्म करने के लिए मुद्रा का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। ठीक, शुरुआत में तो वर्तमान में जो हम मुद्रा देखते हैं उसका भी यूज नहीं होता था। उस समय कोई भी कीमती चीज जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया और मोती हो गए, इसके अलावा कौड़ी हो गए, इन सभी को मुद्रा के रूप में यूज करते थे। ठीक है, वजन की तुलना में उनका कुछ मूल्य होता था और हर एक वस्तु को इसके हिसाब से, इनके वेटेज के हिसाब से वो अपना फिक्स कर लेते थे कि 1 ग्राम सोने में इतनी चीजें आ सकती हैं। तो वो भी कुछ समय तक मुद्रा के रूप में उपयोग किया गया था, सोना चांदी या कोई भी कीमती चीज। ठीक, उसके बाद में जैसे जैसे सरकार का गठन होना शुरू हुआ, अलग अलग देशों में, खासकर विकसित देशों में मुद्रा का कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ और धीरे धीरे ये ग्लोबलाइज हो गया इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहला चीज नहीं, राजाओं के समय में मुद्रा जो है रुपया के नाम से चलना शुरू हो गया था। ठीक है, राजाओं के टाइम से शुरू हो चुका था। हाँ, नहीं, राजाओं के समय से शुरू हो गया था। खास करके आपका जो मुगल साम्राज्य है ना, वहाँ से मतलब 1500 ईस्वी के बाद से ये मतलब बहुत अच्छे शेप में मार्केट में मुद्रा का सर्कुलेशन ठीक ठाक हो चुका था। और यहीं पे
औरंगजेब के समय से पहले के राजा हुए थे, क्या नाम था उनका? शेर शाह सूरी तो हैं, एक और राजा हुए थे जिनके बहुत सारे प्लान्स फेल होने लग गए थे। तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। उन्होंने कुछ मतलब इन प्रॉब्लम्स का, उस समय क्या होता था कि मुद्रा के रूप में कीमती धातुओं का यूज करते थे, सोना का या चांदी का। अब अगर देश में उतनी सोना या चांदी है ही नहीं तो कहाँ से मुद्रा बनाएंगे? तो इन्होंने कुछ सस्ते चीज़ों से, सस्ते धातुओं से मुद्रा बनाने की घोषणा कर दी और हर घर में फिर मुद्राएं छापने लग गए लोग। अब सरकार के पास जब ये मुद्रा जाती थी तो उनको बदले में सोने या चांदी की मुद्राएं अपने रिजर्व से देना पड़ता था। इस तरीके से उनके जो प्लान्स है बहुत सारे फेल होने लग गए थे। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिएगा। इसमें भारत में प्रथम मुद्रा कानून 1835 गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के समय में आया था। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में कागजी मुद्रा कानून, भारत में कागजी मुद्रा कानून 1861 में 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय आया। भारत में कागजी मुद्रा कानून 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय में आया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। एक शब्द हम आगे काफी यूज करेंगे, तरलता या लिक्विडिटी। मुद्रा की तरलता या लिक्विडिटी। तरलता का मतलब क्या होता है? मुद्रा की तरलता मतलब सबके पास है या नहीं है, या कितना ज़्यादा है। ठीक, मुद्रा की तरलता का सबसे पहला मतलब है कि कोई मुद्रा कितनी आसानी से खर्च की जा सकती है। यहाँ पे हमने देखा कि हमारे जो रुपए हैं ये भी मुद्रा के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं, सोना भी मुद्रा के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा आपकी जो लैंड है, आपके पास अगर कुछ लैंड है वो भी मुद्रा के रूप में उपयोग किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, ये सारे के सारे मुद्रा के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं, लेन देन में इनका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन किसको आप कितनी जल्दी या कितनी आसानी से खर्च कर सकते हैं वो डिसाइड करता है कि वो कितना लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड कहने का मतलब है जैसे कि पानी किसी में भी डालो अपनी बहुत आसानी से अपना शेप पकड़ लेता है। पानी से गाढ़ा क्या है? शहद, बहुत थोड़े सा मुश्किल से फ्लो करता है। यहाँ पर पानी बहुत आसानी से फ्लो करता है, जिसमें डालोगे उसके हिसाब से अपना शेप ले लेगा। वैसे ही यहाँ पर रुपए जो आपके पास कैश के फॉर्म में है, कैश में मतलब नोट हो गए या सिक्के हो गए, वो बहुत आसानी से कहीं भी आप जाओगे उसको खर्च कर सकते हो। उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम किस में जाएगा? गोल्ड को खर्च करने में। ठीक है, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो गोल्ड की जितनी वैल्यू है उतना मूल्य आपको तुरंत प्रोवाइड कर सके। रुपए से थोड़ा सा आसान क्या है? क्रेडिट या डेबिट कार्ड से शॉपिंग करना। उससे मुश्किल क्या है? सोना चांदी खरीदना बेचना। उससे ज़्यादा मुश्किल क्या है? लैंड की खरीदी बिक्री। ठीक है, तो इसी को जो आसानी है किसी आपके संसाधन को खर्च करने की, इसी को हम कह रहे हैं तरलता। ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिखिएगा, मुद्रा की तरलता से तात्पर्य, मुद्रा की तरलता से तात्पर्य उसके खर्च होने में लगने वाला समय। मुद्रा की तरलता से तात्पर्य उसके खर्च होने में लगने वाला समय, अर्थात आसानी से खर्च होने वाली मुद्रा, आसानी से खर्च होने वाली मुद्रा की तरलता अधिक,
आसानी से खर्च होने वाली मुद्रा की तरलता अधिक, जबकि मुश्किल से खर्च होने वाली मुद्रा की तरलता कम होगी। बाजार में जाएंगे कुछ सामान खरीदने तो गोल्ड के कॉइन्स या गोल्ड के बिस्किट लेके नहीं जा सकते, ठीक है। मतलब 1 किलो कुछ सामान लिए, उसके गोल्ड का बिस्किट देंगे तो परेशान हो जाएगा, आपको चेंज कहाँ से ला के दे। जबकि 100 रुपये 200 रुपये का नोट देंगे तो आसानी से आपको चेंज प्रोवाइड कर लेगा, ठीक। कंप्लीट किए ये स्टेटमेंट, कुछ छूट गया? आप स्टार्टिंग से पढ़ो। मुद्रा की तरलता अधिक होगी जबकि मुश्किल से खर्च होने वाली मुद्रा की तरलता कम होगी। मुश्किल से खर्च होने वाली मुद्रा की तरलता कम होगी। ठीक। अब आप ये बताइएगा कि इसमें से मैं कुछ मुद्राओं के नाम नोट करता हूं, आप ये बताना कि सबसे तरल मुद्रा कौन सी कही जाएगी। हमारे पास जो नोट या सिक्के हैं, आप इसमें प्रायोरिटी सेट कर देना कि कौन सा सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होगा। इसके बाद में क्रेडिट कार्ड, फिर डेबिट कार्ड, फिर चेक, इसके बाद में प्रतिभूति या सिक्योरिटी, ये बैंक से मिलता है आपको या आप खरीद भी सकते हैं, सरकारी सिक्योरिटी पेपर भी आते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सिक्योरिटी, इसके बाद में गोल्ड, इसके बाद में लैंड। आपके जवाब में वेरिएशन हो सकता है, मतलब कहीं कहीं पर कुछ 1-2 पॉइंट्स अगर सिमिलर टाइप के हैं, जैसे कि ये दोनों सिमिलर टाइप के हैं, फिर भी आप ट्राई करेंगे कि सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में किसको कहेंगे, किसको सबसे आसानी से खर्च कर सकते हैं। नोट को और सिक्के को सबसे आसानी से खर्च कर सकते हैं। इनको अगर हम एक ही जैसा मान लें, मतलब कहीं पे भी आप कार्ड स्वाइप करके या तो दोनों में से ही आपके पैसे कट जाएंगे, यहाँ पे आपको बाद में पे करने पड़ेंगे, यहाँ पे आपके अकाउंट में वहाँ से कट जाएंगे, तो सेकंड नंबर पर हम इसको रख सकते हैं एज अ, अगर होल इसको माने तो, एक ही यूनिट माने तो, ठीक। तो सेकंड नंबर पर लिक्विड इसको कह सकते हैं। तीसरे नंबर पर किसको कह सकते हैं? चेक। इसको भी कहीं ना कहीं मान लो हम अगर थोड़े बड़े अमाउंट की शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर हम चेक दे दें तो एक्सेप्ट करेगा जरूर। मार्केट में किसी व्यक्ति से सब्जी लेंगे तो शायद वो मना कर दे कि मेरे को चेक नहीं चाहिए, मेरे को ये नोट या सिक्के चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इनमें से कौन सा लग रहा है आपको? प्रतिभूति या गोल्ड? गोल्ड जो है वो ज़्यादा यूनिवर्सल करेंसी है कह सकते हैं। गोल्ड आपको हर किसी के पास मिलेगा, मतलब किसी व्यक्ति के पास आप गिरवी रखेंगे ना तो आपको पैसा दे देगा। सिक्योरिटी थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है, कुछ लोगों का इस पर भरोसा नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनके पास जो समझते हैं इकोनॉमी के टर्म्स को, वो ज़रूर आपको सिक्योरिटी पेपर्स के बदले आपको लोन दे देंगे। उसके बाद में सबसे मुश्किल काम है लैंड की खरीदी बिक्री, ठीक है। इस तरीके से लैंड सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि नॉन लिक्विड करेंसी कह सकते हैं इसको, ठीक। सबसे ज़्यादा आसान है नोट से आपको शॉपिंग करना, सबसे मुश्किल पड़ेगा लैंड से शॉपिंग करना, ठीक। ये है इनके लिक्विडिटी के रिस्पेक्ट में इनका ऑर्डर। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, मुद्रा से संबंधित शब्दावली। कुछ शब्दावली आपको पता है और कुछ हो सकता है आपको नए शब्दावली मिलेंगे, उसको नोट करेंगे। मुद्रा से संबंधित शब्दावली, सबसे पहले एक शब्द आपने शायद पढ़ा भी होगा, हॉट मनी। एकदम गर्मा गर्म बैंक के प्रिंटर से निकला हुआ मनी, जैसे कि फोटोकॉपी करवाएंगे तो प्रिंटर से निकला हुआ पेपर एकदम गर्म रहता है, वैसे ही ये भी गर्म गर्म रहेगा। यही है क्या हॉट मनी? ऐसा ही एक शब्द होगा इसके विपरीत, क्या? कोल्ड मनी, ठीक। तो हॉट मनी या कोल्ड मनी आप में से कोई बताना चाहेंगे? चलिए एक एक स्टेटमेंट नोट कीजिएगा। हॉट मनी वह मुद्रा जिसकी मांग अधिक होती है, वह मुद्रा जिसकी मांग अधिक होती है। और कोल्ड मनी क्या हो जाएगा? जिसकी डिमांड कम होती है। वह मुद्रा जिसकी मांग अधिक होती है हॉट मनी, और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कोल्ड मनी।
हॉट मनी में आप लिख सकते हैं डॉलर, रुपया हॉट मनी कोल्ड मनी के बीच में आएगा, मतलब कुछ देशों में हमारी रुपए की डिमांड ज़्यादा होगी, जिसकी करेंसी ऑलरेडी रुपए से कम होगी, वहां पर डिमांड होगी रुपए की। कोल्ड मनी में किसको रख सकते हैं आप? पाकिस्तान का करेंसी हो गया, या फिर कुछ ऐसे देश जहां पर गृह युद्ध चल रहा होता है, जहां पर सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है, जिनके वेनेजुएला हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपके अफ्रीकन कंट्रीज में से कुछ कंट्री हैं जिनकी करेंसी बिल्कुल कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ऐसी करेंसी जिसकी मार्केट में डिमांड नहीं है उसको हम कहते हैं कोल्ड मनी, और जिसकी डिमांड है उसको हॉट मनी। ठीक, हॉट मनी कोल्ड मनी हो गया। उसके बाद एक शब्द है हार्ड मनी और सॉफ्ट मनी। नेक्स्ट एक वर्ड है हार्ड मनी और एक है सॉफ्ट मनी। हार्ड मनी और सॉफ्ट मनी, इसमें थोड़ा सा तुक्का लगाओ, हार्ड मनी सॉफ्ट मनी क्या होगा? और सॉफ्ट मनी जिसकी डिमांड नहीं है। हार्ड मनी ऐसा है क्या छूने में जो बहुत हार्ड हो, जैसे कॉइन। सॉफ्ट मनी जैसे नोट, ऐसा हो सकता है। लिखिएगा ऐसी मुद्रा, हॉट मनी हार्ड मनी में लिखिएगा ऐसी मुद्रा जिसकी उपलब्धता कम हो। उसके हार्ड या सॉफ्ट होने से मतलब नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है ना। ऐसी मुद्रा जिसकी उपलब्धता कम हो, और सॉफ्ट मनी जिसकी उपलब्धता अधिक हो। छू के महसूस करने से इसका कोई रिलेशन नहीं है। हार्ड मनी ऐसी मुद्रा जिसकी उपलब्धता कम हो, और सॉफ्ट मनी जिसकी उपलब्धता अधिक हो। जिसकी उपलब्धता कम है इसका मतलब है कि डॉलर मार्केट में चाहे कितनी भी सप्लाई हो, इसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। हर देश इसको खरीद कर अपने पास स्टोर करके रखना चाहता है। असल में ये जो करेंसी है ये भी एक वस्तु की तरह आप इसको समझिएगा, इसको एक कमोडिटी के तौर पर इसको समझिएगा, तब ये आसानी समझ में आएगा। डॉलर को भी अगर आप एक वस्तु माने तो हर एक देश जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से डॉलर खरीद कर अपने पास जमा करके रखना चाहता है। किसी देश के पास डॉलर होने के दो तरीके हो सकते हैं। पहली चीज़, मान लो यूएसए है, यूएसए की करेंसी डॉलर है। अब अगर कोई देश, मान लीजिए इंडिया, यूएसए को अगर कुछ बेचता है, ठीक है, यूएसए को हम कुछ अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो बदले में ये क्या करेगा, हमको पे करेगा। किसमें वो पे करेगा? डॉलर में, ठीक है। मतलब भारत के पास जो है वो डॉलर की मात्रा बढ़ती जाएगी, डॉलर को हम स्टोर करके रखेंगे। और डॉलर को यूज़ क्या करेंगे? जब भी हमें यूएसए से कुछ इंपोर्ट करना हो तब हम किस में पे करेंगे उनको? डॉलर में। वो क्योंकि हमारी करेंसी एक्सेप्ट नहीं करेगा इसलिए हम इसके डॉलर को इसको पे करके वहाँ से सामान खरीद सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? मान लीजिए इंडिया के पास डॉलर नहीं है और उसको डॉलर की नीड है इंडिया को, तो ये क्या करेगा? कोई ऐसा देश जो जिसके पास डॉलर है, ठीक है, कोई ऐसा देश जिसके पास डॉलर है और जो बदले में हमें अपने रुपए की तुलना में जो भी मार्केट वैल्यू चल रहा होगा उस एक्सचेंज रेट के हिसाब से हमको अपने रुपए में हम उससे डॉलर खरीद सकें। मान लीजिए चीन जो है वो मान लीजिए कि रुपए एक्सेप्ट करता है, हमारे यहाँ के जो रुपए है उसको एक्सेप्ट करता है और उसके पास डॉलर भी है, तो हम चीन से क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमसे रुपए ले लीजिए और बदले में कन्वर्ट करके जितने भी डॉलर हैं वो हमको पे कर दीजिए ताकि हम कहीं से सामान खरीद सकें। तो ये दो तरीके हो सकते हैं कि भारत जो है वो कोई ऐसा देश जिसके पास हमारे करेंसी का एक्सेप्टेंस है और बदले में वो करेंसी भी है जो हमको चाहिए, तो हम उनसे ले सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है कि भारत जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक, IMF हो गया,
जिनके पास पहले से ही बहुत सारी विदेशी मुद्रा भंडार रहती है, उनसे अगर हम हेल्प मांगेंगे तो वो भी हमको लोन के रूप में डॉलर प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, कुछ नहीं करते हैं, इनके पास लोग या कंट्रीज जो है वो जमा करते हैं हेल्प करने के लिए, बाकी कंट्रीज को हेल्प करने के लिए ही इसको निर्माण किया गया है। ठीक है, ताकि उन कंट्रीज को हेल्प करेंगे, उनको लोन देंगे और उनसे ब्याज के रूप में पैसा वापस लेंगे, ब्याज के साथ पैसा वापस लेंगे। हाँ, वापस आएगा ही वो पैसा। पैसा दो तरीके से दे सकते हैं, अगर उन्होंने लोन के रूप में दिया है तब तो वापस आएगा, लोन के रूप में अगर दिए हैं तो ब्याज के साथ वापस आएगा, और अगर इसको एक शब्द होता है जहाँ पर पैसा रिटर्न करना ज़रूरी नहीं होता है, एक शब्द है इसमें, अर्थशास्त्र में एक शब्द है, हाँ शब्दावली में उसको डिफाइन किया गया है। ठीक, यहाँ पर मुझे तुरंत ये शब्द ध्यान नहीं आ रहा है, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, मुद्रा में ही पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट एक शब्द लिख लीजिएगा, हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखिएगा, नहीं, डेप्ट मतलब कर्ज, कर्ज मतलब लोन। हाँ, नहीं, हार्ड मनी जिसकी उपलब्धता कम है, आपका डॉलर हो गया, जिसकी उपलब्धता कम है डॉलर। हालांकि ये चाहे तो कितना भी प्रिंट कर रहे हैं, मार्केट में बहुत है, लेकिन हर एक देश के पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ठीक है, तो जिस कंट्री में जो करेंसी पर्याप्त मात्रा में नहीं है उसको हम कहेंगे हार्ड करेंसी, और जो बहुत ज़्यादा है उसको हम सॉफ्ट मनी कहेंगे, जिसकी उपलब्धता अधिक है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है इसमें डर्टी मनी या ब्लैक मनी। डर्टी मनी या ब्लैक मनी, ये तो पता ही है आपको, डर्टी मनी या ब्लैक मनी। बताओ। हाँ, ऐसा संपत्ति या ऐसी मुद्रा जिस पर टैक्स पे नहीं किया गया है। ठीक है, लिखिएगा इसमें, ऐसी मुद्रा जिस पर टैक्स नहीं चुकाया गया है, ऐसी मुद्रा जिस पर टैक्स नहीं चुकाया गया है। और इसी का जस्ट उल्टा है क्लीन मनी। क्लीन मनी का मतलब है जिस पर टैक्स चुकाया जा चुका है। हाँ, किसी व्यक्ति के पास उतनी आय है जिस पर कि टैक्स अगर चुका दिया है तो वाइट मनी है या क्लीन मनी है, और अगर उसने टैक्स नहीं चुकाया है, टैक्स इवेस्ट करके उसमें पैसा बचा करके रखा है, टैक्स कायदे से चुकाना चाहिए था, जितनी आय है उस पर कुछ टैक्स लगा होगा ना, वो टैक्स उसको चुकाना चाहिए था पर नहीं चुकाया है, वैसा जो संपत्ति है, जो जमा पूंजी उसके पास, उसको हम ब्लैक मनी या डर्टी मनी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बैड मनी और गुड मनी। एक शब्द है अर्थशास्त्र में, इसको कहा जाता है बैड मनी, और एक है गुड मनी। ब्लैक मनी और बैड मनी में क्या अंतर है? अच्छा, पहले तो बैड मनी क्या हो सकता है बताओ, गलत तरीके से अधिक किया है। और ब्लैक मनी जिस पर टैक्स नहीं चुकाया गया है, ब्लैक मनी हो गया। लेकिन बैड मनी में ऐसा कोई माध्यम हो जिसमें जैसे हथियार बेच के और उसमें बैड मनी आप जो बता रहे हो ना वो मतलब ब्लैक मनी के अंदर आ जाएगा। हथियारों का या ड्रग्स की सप्लाई, किसी भी तरीके का गैर कानूनी काम से जो भी धन कमाया गया है सारा का सारा ब्लैक मनी है, क्योंकि अंतिम रूप से उस पर टैक्स चुकाया ही नहीं जाएगा। ठीक है, बैड मनी में लिखिएगा ऐसी मुद्रा जो कटी फटी स्थिति में हो। नोट होते हैं हमारे पास, एक हाथ से दूसरे हाथ जाते जाते उसकी स्थिति खराब हो जाती है। ऐसी मुद्रा जो कटी फटी स्थिति में हो। और नेक्स्ट है गुड मनी, इसका जस्ट उल्टा, ऐसी मुद्रा जो नए या सुरक्षित स्थिति में हो।
ऐसी मुद्रा जो नए या सुरक्षित स्थिति में हो। ठीक, और शब्दावलियों में, मुद्रा से संबंधित शब्दावलियों में इतनी शब्दावलियां थी, और यहीं पर बैड मनी से संबंधित एक सिद्धांत भी प्रस्तुत किया गया है, एक इकोनॉमिस्ट है, इसको लिख लीजिएगा। शब्दावलियां कंप्लीट हो गई हैं, उसके बाद में नीचे नोट करके एक सिद्धांत जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, इसको लिखिएगा, ग्रेशम का नियम। हाँ, बैड मनी के बारे में ही है, इसमें लिखिएगा ग्रेशम का नियम, नोट करके लास्ट में ग्रेशम का नियम। ग्रेशम का नियम। इस नियम के अनुसार बुरी मुद्रा, इस नियम के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। इस नियम के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास डेली का करेंसी का रोटेशन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि शॉपकीपर हो गए, वेंडर्स हो गए, इनके पास ये जनरली क्या करते हैं, जो अच्छे टाइप के नोट होते हैं उनको सेव करके रखते हैं, बचा करके रखते हैं, या फिर मतलब अगर घर में भी रखेंगे तो अच्छे नोट्स को ही अलग करके रखेंगे, और जो खराब या बिल्कुल चीथे हुए स्थिति में होंगे वो कस्टमर को देने के लिए बचा करके रखते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ बताया गया है ग्रेशम के नियम में कि बुरी मुद्रा जो है वो अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, मुद्रा का निर्गमन। मुद्रा का निर्गमन, इशू ऑफ करेंसी। मुद्रा का निर्गमन, इशू ऑफ करेंसी। भारत में मुद्रा को इशू कौन करता है, जारी कौन करता है? आरबीआई। ठीक है, हेडिंग क्या रखा आपने? भारत ने मुद्रा का निर्गमन। अच्छा, निर्गमन कैसे लिखे आपने? ये ठीक है, ये ग के ऊपर रहेगा, ये न के ऊपर रहेगा। निर्गमन, निर्गमन, मुद्रा का निर्गमन, इशू ऑफ करेंसी। हाँ हाँ, लिखिए आगे, उसमें समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है कि वैधानिक रूप से सरकार ने मान्यता दे दी है, लेकिन प्रिंट करने का काम कौन कर रहा है, या किसके अंडर में, किसके नियंत्रण में होता है? आरबीआई के नियंत्रण में। जितना चाहे प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन कितना प्रिंट करवाएंगे इसके लिए भी कुछ नियम है। ठीक, लिखिएगा, देश में मुद्रा का निर्गमन, देश में मुद्रा का निर्गमन केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। देश में मुद्रा का निर्गमन केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। कोई भी, किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वही वहां पर मुद्रा जारी करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य, भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है? आरबीआई। भारत में मुद्रा जारी करने का काम आरबीआई द्वारा किया जाता है। आरबीआई द्वारा किया जाता है। ठीक, उसके बाद में ये जो आरबीआई जब मुद्रा जारी करता है, असल में मुद्रा किसी भी देश की तब तक वैल्यू वाली रहती है, वैलिड रहती है, जब तक इस मुद्रा को
किसी फिजिकल एसेट की सपोर्ट हो। जैसे कि सपोज भारत में हम ये कहते हैं ना कि इतनी महंगाई है या बेरोजगारी है, तो क्यों ना बहुत सारे रुपए प्रिंट करके सबको बांट दिया जाए। पर ऐसा संभव है क्या? नहीं। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। तो रीजंस क्या है? ऐसी मुद्रा जिसके पीछे कोई बैकिंग है, कोई सपोर्ट है, मतलब उस देश की मुद्रा का मूल्य कितना रहेगा या कब तक उसको उस मुद्रा को हम वैलिड मानेंगे, तो तब तक उस मुद्रा को वैलिड मानेंगे जब तक पहली चीज उस देश की मुद्रा को उस देश की सरकार का सपोर्ट है। और सरकार का सपोर्ट होने का मतलब है कि सरकार के पास क्या ऐसी संपत्ति है जिसको बेचकर वो मुद्रा को वापस रिकवर कर सके। इसको दूसरे तरीके से समझिएगा। जैसे कि कोई भी देश की सरकार मान लीजिए ये कहती है कि हमारे पास कुछ गोल्ड रखा हुआ है, इसकी जितनी भी वैल्यू है उतने ही करेंसी का हम प्रिंट कर देंगे, उतनी ही करेंसी यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को उस देश की मुद्रा अब नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? ऐसी चीज़ उसको दे देंगे जिसकी कि इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है। मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है वो मुद्रा एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, तो उसको हम यहाँ से गोल्ड उठा करके दे देंगे, गोल्ड उठा करके उस व्यक्ति को दे देंगे ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में जा करके गोल्ड को बेच सके। ठीक है, जितना रुपए उसका बैंक में जमा है, वो अगर उस रुपए को वापस नहीं चाहता है, वो चाहता है कि उसको कुछ फिजिकल एसेट दिया जाए बैंक की तरफ से, तो गोल्ड ले सकता है वहाँ से उतने रुपए का। ठीक, लेकिन क्या देश में जितना करेंसी प्रिंट किया गया है अभी तक, उतनी करेंसी का गोल्ड अभी तक विद्यमान है क्या देश में? ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, ये चीज़ एक फिक्स टाइम तक फॉलो किया गया था। मतलब आरबीआई ने ये कहा था कि भारत में उतनी ही मुद्रा का प्रिंट करेंगे जितनी मुद्रा की संपत्ति भारत में विद्यमान होगी, जितनी मुद्रा की संपत्ति विद्यमान होगी। और संपत्ति में इन्होंने रखा था कि इस संपत्ति में थोड़ा सा हम कैश रखेंगे और थोड़ा सा गोल्ड के फॉर्म में रखेंगे। और ये थोड़ा कितना है इसको हम आगे नोट करेंगे। पर आरबीआई ने एक नियम बनाया था कि हम उतनी ही मुद्रा का प्रिंट करेंगे ताकि जितनी संपत्ति हमारे पास है उस संपत्ति में कुछ गोल्ड और कुछ कैश की मात्रा होगी। लेकिन ये देखा गया कि इस चीज़ को फॉलो करना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, कैश तो हम कैश तभी रख पाएंगे जब उसको प्रिंट करेंगे, और कैश जितना ज़्यादा प्रिंट करेंगे उसका मूल्य उतना कम होता जाएगा। गोल्ड कहाँ से लेकर के आएंगे? गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट से लेकर के आएंगे। लेकिन कितना गोल्ड दुनिया में विद्यमान है? आप पूरा भी गोल्ड खरीद लोगे, उसके बाद भी किसी देश की नीड कब तक पूरी हो पाएगी? तो ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। मतलब हम संपत्ति के रूप में मुद्रा प्रिंट करते हुए अपने देश में कितनी संपत्ति रखेंगे, ये चीज़ कभी भी सरकार जो है वो फिक्स नहीं कर पाई थी, या इस चीज़ को फॉलो करना बड़ा मुश्किल काम था। इसीलिए सरकार ने बाद में एक ओपन मार्केट की पॉलिसी अपनाया। ओपन मार्केट की पॉलिसी में सरकार ये कहती है कि हम लगभग 200 करोड़ तक की संपत्ति रखेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा वैल्यू की मुद्रा भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, इस चीज़ को आप थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से नोट कीजिएगा। आपने लास्ट पॉइंट क्या लिखा? मुद्रा जारी करने का काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अब लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। आरबीआई ने अपनी स्थापना के बाद से दो प्रणालियों के तहत मुद्रा जारी किया है। दो प्रणालियों के तहत मुद्रा जारी किया है। पहला तरीका था, जो कि अब लागू नहीं है, पहला तरीका था, पहला लिखिएगा, पहला मेथड था अनुपातिक आरक्षण प्रणाली। अनुपातिक आरक्षण प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। अनुपातिक आरक्षण प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। ये सिस्टम अपनाया गया था 1935 से लेकर के 56 तक। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम 1935 से लेकर के 56 तक। इसमें लिखिएगा, इसके अंतर्गत आरबीआई जब भी नई मुद्रा जारी करता था, मतलब जब भी नया करेंसी प्रिंट करता था,
इसके अंतर्गत आरबीआई जब भी नई मुद्रा जारी करता था कॉमा उसी अनुपात में प्रतिभूति के रूप में सिक्योरिटी के रूप में प्रतिभूति के रूप में स्वर्ण आदि गोल्ड स्वर्ण आदि अपने पास आरक्षित रखना पड़ता था। स्वर्ण आदि अपने पास आरक्षित रखना पड़ता था। ठीक है, लेकिन ये चीज़ एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी के बाद में पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि किसी देश की जीडीपी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो हर कंट्री अपने पास अगर गोल्ड रिजर्व रखना चाहेगा तो विश्व में इतना गोल्ड बचेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मतलब नेक्स्ट मेथड लिखिएगा, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। पहला था अनुपातिक आरक्षण प्रणाली, दूसरा है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली 1957 से वर्तमान। अभी तक यही चीज़ लागू है 1957 से लेकर के अब तक। इसमें लिखिएगा, इसके अंतर्गत आरबीआई इसके अंतर्गत आरबीआई अपने पास कम से कम 200 करोड़ की पूंजी आरक्षित रखेगा। अपने पास कम से कम 200 करोड़ की पूंजी आरक्षित रखेगा, जिसमें 115 करोड़ स्वर्ण प्रतिभूति, गोल्ड के फॉर्म में स्वर्ण प्रतिभूति, तथा 85 करोड़ अन्य प्रतिभूति के रूप में, 85 करोड़ अन्य प्रतिभूति के रूप में। ठीक है, तो आरबीआई जब भी मुद्रा जारी करेगा वो इस सेकंड वाले मेथड को अब यूज़ किया जाता है। फर्स्ट वाला मेथड क्या था कि जितनी करेंसी प्रिंट कर रहे हैं उतने ही मुद्रा का, उतनी करेंसी का गोल्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आरबीआई इसको जमा करके रखेगा अपनी तिजोरी में। दूसरा मेथड क्या है कि जितनी भी मुद्रा प्रिंट की जाएगी उसके रिस्पेक्ट में आरबीआई के पास कम से कम 200 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए, जिसमें से 115 करोड़ गोल्ड के रूप में और बाकी का बचा हुआ अन्य अदर सिक्योरिटी के रूप में, जिसमें कि शेयर हो गए, डिबेंचर हो गए, कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गए, वो किसी भी अदर फॉर्म में हो सकता है, 85 करोड़ रुपए। ठीक, तो सरकार अगर आरबीआई के पास 200 करोड़ की संपत्ति है तो वो फिर चाहे जितना भी रुपए प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अच्छा, फील नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि देखिए, कोई देश अगर मान लीजिए हमारे यहाँ रुपए चलता है, रुपए आरबीआई प्रिंट कर सकता है, आरबीआई कोई अथॉरिटी है कि वो रुपए प्रिंट कर सकता है, पर कितने रुपए प्रिंट कर सकता है इसके ऊपर जब तक अगर नियंत्रण नहीं रहेगा तो ये हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मान लीजिए जब भी इनको जरूरत पड़ेगी तो ये रुपए प्रिंट करेंगे, मार्केट में सर्कुलेट कर देंगे। ठीक है, सरकार ने मान लीजिए इनसे लोन मांगा है, सरकार को अगर लोन चाहिए तो क्योंकि आरबीआई की सरकारी संस्था है, अब ये सरकार को अगर लोन देना चाहेंगे तो क्या करेंगे, और खूब सारा पैसा प्रिंट करेंगे, फिर सरकार को दे देंगे। अब सरकार क्या करेगी,
उस पैसे को चुनाव का समय है तो फिर मान लीजिए अलग लोगों को वितरण करने के लिए, मतलब कोई भी स्कीम चलाने के लिए उपयोग कर लेगी, या फिर शराब बांटने के लिए, या फिर कैश बांटने के लिए, लोगों को कैश बांट देंगे चुनाव के समय में, ठीक है, या फिर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करने के लिए उपयोग कर लेंगे। ठीक इस तरीके से सरकार के पास पैसे आते जाएंगे, कहाँ से? आरबीआई से। आरबीआई के पास कहाँ से आते जाएंगे? ये क्या करते जाएंगे? प्रिंट करते जाएंगे पैसा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रिंट होते होते सरकार के पास गया, सरकार से होकर के फिर ये पूरा का पूरा पैसा अंतिम रूप से लोगों के पास जा रहा है, ठीक है, आम पब्लिक के पास से पैसा जा रहा है। मतलब धीरे धीरे लोगों के पास पैसे कैश के फॉर्म में बहुत सारे जमा हो गए। और एक समय के बाद हमने देखा कि अगर जिस चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है उसकी डिमांड कम हो जाती है। मतलब लोगों के पास पैसे तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, पैसे तो बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन पैसे को खाएंगे क्या? पैसे को तो नहीं खाएंगे, हमको चावल दाल अनाज चाहिए। अब जब ये पैसा लेके हम निकलेंगे तो मार्केट में जब हम अनाज लेने के लिए निकलेंगे तो अनाज क्या होगा? अब ये पैसे आप ही के पास तो नहीं है, हमारे जैसे हर एक के पास ऐसे ये पैसे विद्यमान हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से होकर के, इन सभी जगहों से होकर के पैसे जो है वो आम पब्लिक के पास पहुँच चुके थे, और ये जो पैसे हैं वो अब आम पब्लिक के हाथ में हैं। लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं। अब इनमें क्या हो जाएगा? कंपटीशन आ जाएगा कि कौन व्यक्ति कितना ज़्यादा पैसा पे कर सकता है किसी चीज़ के लिए। जब दुकानदार ये समझ जाएगा कि हर एक व्यक्ति के हाथ में पैसा है तो वो क्या करेंगे? अनाज महंगा कर देंगे। हर एक वो बेसिक चीज़ को ये क्या करेंगे? महंगा कर देंगे। जैसे कि पेट्रोल हो गया, अनाज हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सभी के दाम महंगे कर देंगे। क्यों? क्योंकि बेचने वाले को ये पता है कि आम पब्लिक के हाथ में पैसा है और वो सामान के लिए ज़्यादा कीमत पे कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ कब तक चलेगी? क्योंकि अनाज लिमिटेड मात्रा में है, पेट्रोल लिमिटेड मात्रा में है। फिर एक टाइम के बाद ऐसा आ जाएगा कि आप एक बोरी पैसा लेकर के जाएंगे तो आपको हो सकता है कि एक पैकेट ब्रेड मिले। ये चीज़ कुछ देशों में हो चुकी है, ठीक है। काम करते रहेंगे, उनको काम के बदले और ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। सरकार की स्कीम चल रही है ना कि काम करो पैसा ले जाओ। काम कम कर रहे हैं मनरेगा में, पैसे बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि आरबीआई से फोकट में मिल रहा है। आरबीआई को फोकट में क्यों मिल रहा है? क्योंकि इनके पास छूट है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितना प्रिंट करना है। कागज़ और इंक तो लगना है, ठीक है, कागज़ और इंक लगना है। फैक्ट्री चालू रखो, पैसे प्रिंट करते जाओ, सप्लाई होती जा रही है, आम पब्लिक तक पैसे पहुँचते जा रहे हैं, लोगों के पास में पैसे ज़्यादा हो गए हैं, चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अब मार्केट में इतनी चीज़ों की सप्लाई में इतनी कमी हो गई है कि जब आप एक बोरा पैसा लेकर के जाएंगे तो आपको एक पैकेट ब्रेड मिल रहा है, ठीक है। कुछ देशों की करेंसी की ये स्थिति हो चुकी है इसी प्रोविजन की वजह से, इसी सिस्टम की वजह से, जहां पर कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई भी कह सकते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है इस पूरे सिस्टम को मैनेज करने की। इसी को तो हम कहते हैं ना इकोनॉमी। जब न्यूज़ में हमको पढ़ने को मिलता है कि किसी देश की इकोनॉमी या आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, उसका मतलब क्या है कि वहाँ की सरकार डिमांड और सप्लाई के रेशो में कंट्रोल नहीं रख पा रही है। डिमांड कितनी है, उसके एवज में सप्लाई कितना है, उसके रिस्पेक्ट में चीज़ों के प्राइस कितना है, उन चीज़ों पे अगर सरकार कंट्रोल नहीं है तो हम कहते हैं कि किसी देश की इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, ख़राब कंडीशन में जा रही है, ठीक। ये जो पूरा सिस्टम है इसको कंट्रोल करने के लिए ही ये जो सिस्टम हमने पढ़ा इसके पहले, इसको लाया गया, ठीक है। किसी देश में किसी देश की जो केंद्रीय बैंक है, मान लीजिए भारत में आरबीआई, तो केंद्रीय बैंक के पास कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि प्रिंटिंग को कंट्रोल किया जा सके, नोट्स की प्रिंटिंग को या जो सिक्के हैं उनकी छपाई को कंट्रोल किया जा सके। अगर ये अनकंट्रोल्ड वे में चलता रहेगा तो फिर वापस किसी भी देश में यही स्थिति आएगी, ठीक है। भारत की ही नहीं, अगर यूएसए में भी यही चीज़ चलता रहा, जिसका डॉलर पूरे देश में, पूरे विश्व में भी सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है, अगर वो भी यही चीज़ करता रहेगा तो वहाँ भी यही सिचुएशन आ जाएगी कि उनके यहाँ प्रिंटिंग प्रेस हमेशा काम करते रहेंगे, डॉलर की छपाई लगातार चल रही है, लोगों के पास इतने डॉलर हैं कि उसको खरीदने के लिए अब सामान नहीं है, ठीक है। लोगों के पास पैसे भरपूर हैं पर उस पैसे से क्या करेंगे? सामान खरीदना था, पर सामान उतना है नहीं जितना कि डिमांड हो गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ही ये सिस्टम बनाया गया है कि कोई भी देश लिमिटेड अमाउंट में ही पैसा सर्कुलेट कर सकता है, ठीक है। चलिए, हाँ, ये सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म है,
एक्चुअल में अब सारा का सारा ओपन मार्केट ऑपरेशन के तौर पे काम करता है। सिर्फ आरबीआई की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने देश की करेंसी को बहुत ज़्यादा प्रिंट ना करके सर्कुलेट ना कर दे, ताकि अब ये देखते हो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है कि कोई देश जब भारत की करेंसी खरीदने आएगा तो ये देखेगा कि भारत की करेंसी बहुत सस्ते में मिल रही है, तो यहाँ पे डॉलर के मुकाबले में भी रुपीज़ की वैल्यू कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि हर एक आदमी के पास रुपए है, वो डॉलर खरीदना चाहेगा। जितनी ज़्यादा डॉलर की डिमांड होगी उतना ज़्यादा रुपए, मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति 80 रुपये दे के डॉलर खरीदना चाहता था, सामने वाला आ गया मैं 85 में खरीद लूँगा करके, कोई आ गया सामने से 90 रुपये में, तो अब जो डॉलर की एक डॉलर की कीमत 75 रुपये होनी चाहिए थी वो चला गया 90 रुपये तक। क्यों? क्योंकि लोगों के पास डॉलर की नीड है और उसको खरीदने के लिए पैसे हैं। जब तक लोगों के पास सर्कुलेशन में पैसे कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ कंट्रोल में नहीं आएगी। सर एक और 45 लाख करोड़ देश की जो बजट है, हाँ, तो 45 लाख करोड़ जो पूरे देश की संपत्ति है वो जैसे लैंड, कोई वस्तु वगैरह है, नहीं, बजट होने का मतलब है कि सरकार के पास उतना पैसा है खर्च करने के लिए। कैश के नहीं, किसी भी फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, चाहे लोन लेगी हो, चाहे किसी दूसरे देश से हम जैसे कि एचडीआर लेते हैं, सिक्योरिटी वर्ल्ड बैंक से आप एचडीआर ले सकते हैं, ठीक है, एचडीआर का फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है, वहाँ से आप एचडीआर ले सकते हैं। मतलब अपने देश के खर्च के लिए अब जितना पैसा आपके पास है उसको हम उस देश के बजट में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर्सनली घर में अगर 1 महीने का बजट बनता है, किस हिसाब से, फादर की सैलरी कितनी आ रही है 1 महीने में, सपोज किसी महीने में बजट ज़्यादा है, खर्च ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ गोल्ड है, गोल्ड गिरवी रख के हम पैसा ले सकते हैं, ठीक है, वो भी हमारे किस में आएगा, बजट के अंदर आएगा। हमारे घर का जो बजट होता है उसी को जब आप बड़े फॉर्म में देखोगे तो वो देश का बजट है। सरकार के पास कितनी संपत्ति है खर्च करने के लिए, सरकार को खर्च अपने आय और व्यय में जो बैलेंस है इसी को हम बजट कहते हैं। जैसे कि हमारे घर के इनकम और एक्सपेंडिचर, हमारे घर की आय और व्यय में जो बैलेंस है इसी को हम बजट कहते हैं। सर ओवरऑल संपत्ति मतलब भारत की बहुत ज़्यादा है। हाँ, मतलब हर बार सोचो 45 लाख करोड़ का बजट बन रहा है, शुरू में कम रहा होगा, धीरे धीरे करके इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बनाए गए, गोल्ड इतने सारे हो गए, माइंस इतने सारे हो गए, रेलवे प्रोजेक्ट इतने सारे हो गए, बहुत सारी चीज़ें, डैम हो गए, सभी की अगर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कई मिलियंस बिलियंस में चली जाएगी, ठीक है। तो संपत्ति की वैल्यू नहीं है, कितना खर्च किया जा सकता है, कितनी इनकम हुई है सरकार को, कितना खर्च करना है, इसी का बैलेंस है, $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी कहते हैं, लक्ष्य रखा गया है। ओवरऑल संपत्ति को भी बजट का जो बजट को, हाँ, मतलब उससे कहीं ज़्यादा है संपत्ति अगर भारत में देखोगे तो, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा, आरबीआई किस तरीके से मुद्रा जारी करेगा। ये 2 मेथड हो गए थे, ठीक है, 1935 से लेकर के 56 तक, और एक था 57 से लेकर के वर्तमान तक। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। इकोनॉमी में एक शब्द हम पढ़ते हैं, एक तो शब्द यहां पे मिला आपको डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन, ऐसा ही एक और शब्द हम आगे पढ़ेंगे, विमुद्रीकरण। अभी सिर्फ आप अवमूल्यन हेडिंग डालिएगा। ये शब्द तो आपने 2016 में भरपूर सुना, हाँ, डिमोनेटाइजेशन, और ये एक है डिवैल्यूएशन, ठीक। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बता पाएंगे जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, अवमूल्यन और विमुद्रीकरण। हाँ, सरकार ने अपनी बैकिंग वहाँ से हटा ली, ठीक है। अवमूल्यन एक्सचेंज रेट, किसकी तुलना में किसका वैल्यू कितना है, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। इसमें लिखिएगा, किसी देश की सरकार
किसी देश की सरकार अपने देश की मुद्रा को किसी देश की सरकार अपने देश की मुद्रा को अन्य देश के मुद्रा की तुलना में अन्य देश के मुद्रा की तुलना में जानबूझकर कम करे कॉमा इसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। इसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भारत में सरकार द्वारा तीन बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। तीन बार सरकार द्वारा मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। फर्स्ट लिखिएगा, पहला 1949 डैश करके लिखिएगा, आज़ादी के तुरंत बाद। ठीक है, आज़ादी के तुरंत बाद, ताकि भारत की जो इकोनॉमी है वो बेहतर हो सके। सेकंड है 1966 डैश करके लिखिएगा, भारत पाकिस्तान युद्ध और सूखे से निपटने के लिए। 5 ईयर प्लान्स में हमने पढ़ा था ना, जो फर्स्ट प्लान हॉलीडे आया था इसी टाइम पे था, 1966 से लेकर के 69 तक। भारत पाक युद्ध और सूखे से निपटने के लिए। तीसरा है 1991 डैश करके लिखिएगा, एलपीजी सुधार लागू करने के लिए। एलपीजी सुधार लागू करने के लिए। एलपीजी का फुल फॉर्म लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीक्यू का फुल फॉर्म लाइसेंस, परमिट और कोटा मॉडल। ठीक, लिखिए इसको। नेक्स्ट पॉइंट, मुद्रा के अवमूल्यन से, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मुद्रा के अवमूल्यन से निर्यात में वृद्धि। मुद्रा के अवमूल्यन से निर्यात में वृद्धि एवं आयात में कमी होती है। निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी होती है। इसमें से कौन सी स्थिति मुद्रा की अवमूल्यन वाली है? पहले क्या था, $1 बराबर 60 रुपये था, 60 रुपये से बढ़कर ये 65 रुपये हो गया, मतलब अब जो है वो $1 65 रुपये में मिलेगा। या दूसरी कंडीशन है, $1 का मूल्य 65 रुपये था जो घट करके 60 रुपये हो गया। इनमें से किस स्थिति को हम मुद्रा का अवमूल्यन कहेंगे? दो मिनट सोचो और बताओ क्या है मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब क्या है?
हाँ, इसीलिए प्रश्न पूछा कि लोगों को इसमें डाउट रहता है कि घटना कम पैसा देकर के ज़्यादा डॉलर खरीदेंगे कि ज़्यादा डॉलर देकर के ज़्यादा रुपए देकर के कम डॉलर खरीदेंगे। मतलब $1 का मूल्य पहले 60 रुपये था, अब हमको उसी $1 के लिए 65 रुपये देने पड़ रहे हैं। या दूसरी कंडीशन है, $1 का मूल्य 65 रुपये था, उसके लिए अब हमें 60 रुपये देने पड़ रहे हैं। इसमें से कौन सी स्थिति को हम अवमूल्यन वाली स्थिति कहेंगे? फर्स्ट वाली को। ठीक है, ये चीज़ क्लियर रखिएगा, चाहे तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे नोट कर लीजिएगा। अवमूल्यन तब कहा जाएगा जब हमारे देश की करेंसी, पहले हम कम रुपए दे करके $1 खरीदते थे, अब हमको उसी $1 के लिए ज़्यादा रुपए पे करने पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति को हम डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति 3 बार आई है, जब भारत में 1949 में, उसके बाद में 1966 में और 1991 में। अलग अलग रीजंस हैं सभी के समय। ठीक, और अभी हमने एक बात डिस्कस किया कि इससे क्या होता है, इंपोर्ट ज़्यादा होता है या कम होता है। अभी लास्ट स्टेटमेंट आपने नोट किया ना, इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। ठीक, चलिए आप इसके रीजंस थोड़ा सा खोज के आइएगा, और बाकी अगर होगा तो कल डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा होगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या डिफरेंस आएगा। ठीक, इसमें से कुछ चीज़ें तो ठीक हैं, लगभग ठीक हैं। चलिए, थैंक यू।